चलो फिर से शुरू करते हैं. So let us start our very first session of today, CA Foundation Maths. And basically in today's class we'll be discussing a little bit of everything कि क्या करना है क्या नहीं करना है, and then we'll go to the chapters and stuff like that. ठीक है, तो पहले हम आज की क्लास में बस यही देख लेंगे कि मैथ्स में है क्या और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड टुडे इन टुडेज सेशन यू विल रियलाइज कि कितना डिफिकल्ट है मैथ्स में स्कोर करना या कितना इजी है. वट एवर इज द केस यू विल रियलाइज टुडे. ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैथ्स में हर बच्चा ये जानता है कि जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा. कितने मार्क्स का ये आपको ऑलरेडी पता है. अब 100 मार्क्स के पेपर में इट इज क्वाइट विजिबल. इज इट विजिबल ना सबको? ठीक है, अभी 100 मार्क्स का पेपर है, क्या है पूरा एमसीक्यू होगा? तो हाँ पूरा एमसीक्यू होगा. एक भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव सोल्व नहीं करना है. हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे. आउट ऑफ 4 ऑप्शंस वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन. करेक्ट? क्या किसी क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट आंसर होंगे? नहीं होंगे, एक ही करेक्ट आंसर होगा हर क्वेश्चन में. कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसी होती है जिनमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा. डन? क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है. 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. 0.25 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए आपका माइनस होगा जितने क्वेश्चंस आप गलत करोगे. क्या जिन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, बाय डिफॉल्ट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका कोई आपको ना प्लस मिलेगा ना माइनस. क्लियर फंडा? बहुत बढ़िया. अब आगे शुरू करें बेटा. अब इसमें अपन ये समझते हैं कि टाइम कितना है. तो टाइम है 2 आवर्स. 2 घंटे का टाइम है अपने पास. क्या 2 घंटे का टाइम सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो. आफ्टर प्रैक्टिस इट वुड बी सफिशिएंट. एज ऑफ नाउ इट वोंट बी सफिशिएंट. क्यों? क्योंकि 2 आवर्स 100 क्वेश्चंस मींस 72 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. 72 seconds for each question. Obviously, no matter how fast you read, अगर क्वेश्चन 3 लाइन का भी है तो it should take you somewhere around 25 seconds to read it. 25 सेकंड 20-25 सेकंड तो पढ़ने के लगेंगे अगर 2-3 लाइन का क्वेश्चन हुआ तो, और जनरली 2-3 लाइन का क्वेश्चन तो आता ही है, इससे कम तो क्या ही आएगा. सो यू शुड be able to solve the questions. Let's say 20 सेकंड भी हटा दूं मैं इसमें से तो 52 seconds में you'll have to solve the question and you have to select the right option. So that is where practice comes in the picture. प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस यहां आ जाता है. मतलब फाउंडेशन का मैथ्स इतना टफ नहीं है, हर बच्चा सॉल्व कर लेता है. अगर मैं आपको पेपर दे दूं पिछले साल का फाउंडेशन का, पिछले साल का, एंड आपकी ये पहली क्लास है, यू डोंट इवन प्रिपेयर एनीथिंग, और मैं आपको पेपर दे दूं 4-5 घंटे का टाइम दे दूं कि नहीं बेटा टेक योर टाइम एज मच एज यू कैन बट सॉल्व करो इसको, तो यू शुड बी एबल टू गेट लाइक कंसिडरेबल नंबर. तो आप आज भी लेके आ जाओगे. बहुत ज्यादा तो नहीं लेके आओगे बट कुछ तो लेके आ जाओगे. ऐसा नहीं होगा कि एब्सोल्यूट 0 पे आप बैठोगे, कुछ तो आप इजीली लेके आ जाओगे अगर मैं आपको बहुत सारा टाइम दे दूं कि आराम से सॉल्व करो. बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब अपने को लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो वो वहां स्पीड भी जरूरी है और एक्यूरेसी भी जरूरी है, और दोनों कहां से आते हैं? प्रैक्टिस से. दैट इज द रीजन की मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस लगती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज द रीजन वी आर स्टार्टिंग अर्ली. वी आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ. हम अपनी प्रिपरेशन इतना जल्दी शुरू कर रहे हैं, उसका यही बेसिक लॉजिक है कि मुझे प्रैक्टिस करने का सफिशिएंट टाइम मिले एट द एंड ऑफ द डे, कि रोज मेरे पास ये कॉन्फिडेंस रहेगी यार चलो अभी एग्जाम थोड़ा दूर है तो आई विल बी एबल टू डू इनफ प्रैक्टिस एवरी डे. दैट इज द फंडामेंटल्स. ठीक है, अब ये 2 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन करना है, 72 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है. यहाँ तक की पिक्चर अपने को क्लियर हो गई, पेपर का पैटर्न अपने को क्लियर हो गया. अब बात करते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं. तो मैथ्स की मैं बात करूं बेटा तो चैप्टर टोटल 18 है. 18 चैप्टर्स है. ठीक है, अब 18 चैप्टर्स का इक्वल वेटेज क्या है? क्या हर चैप्टर से इक्वल मार्क्स का आता है? क्या हर चैप्टर से 5 मार्क्स का आता है? नहीं. वेटेज क्या है क्या नहीं है वो भी अपन समझते हैं. वैसे पूरा जो मैथमेटिक्स है ना बेटा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक है बिजनेस मैथ्स, ये कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का. एक है एलआर, कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का. एक है स्टैट्स, कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का. तो पूरे मैथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला बिजनेस मैथ्स 40 मार्क्स, एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग ये भी 20 मार्क्स का है, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है. स्टैट्स थोड़ा सा लेंदी है बट 40 मार्क्स का है. तो 40 + 40 80, 80 + 20 100, ये अपना पूरा 100 का एड ऑन हो गया. ठीक, अब समझते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं. जस्ट गिव मी क्विक सेकंड, हियर वी गो. अब समझते हैं ये जो मैं आपके सामने बुक जो आपको दिख रही है, इट इज ICI मॉड्यूल. ये ICI मॉड्यूल आपको वो आपने ICI में जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाया है बुक्स आपको मिल जाएगी. इन केस यू नीड PDF लेट मी नो, आई विल सेंड यू द PDF.
पीडीएफ मेरे पास है पूरे, इसमें 700 पेज है, कुछ 702 पेजेस पूरे आईसीआई मॉड्यूल के, तो पीडीएफ इज ऑल्सो देयर, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो एंड थोड़े दिन बाद तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी, कुछ को मिल भी गई होगी, जिसको नहीं मिली आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। चलो, तो हाँ एक चीज और मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, इन दिस एंटायर सेशन, आज से लेके लास्ट तक के सेशन में, एग्जाम तक, हम सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल ही यूज करेंगे, नो अदर रेफरेंस बुक्स। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है ना। जैसे सीबीएसई वाले अपन वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं तो उससे हो जाता है, पर उसमें क्या है कि 12th में तो और भी बुक्स लगती है, कोई बोलता है आर डी शर्मा भी पढ़ लो, कोई और कुछ बुक भी रेफर करता है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में आर डी शर्मा आती है, कुछ और बुक्स भी आती है, तो हम मल्टीपल बुक्स रेफर करते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बुक के नाम पे अपने को सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल यूज करना है, इसमें इतना है कि आपके 100 नंबर 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना कंटेंट है, इसमें सारा सब कुछ है, मतलब अभी आप पिछले 10 साल की पेपर उठा लो और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो इससे बाहर गया हो, इससे बाहर गया हो इन द सेंस कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट सारे इसी के हैं, क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहते हैं, जैसे इस बार कुछ लैंग्वेज आई, कल अगली बार कुछ और लैंग्वेज आ गई, नंबर चेंज कर दिए, वो सारी चीजें होती है, बट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे आईसीआई मॉड्यूल से ही आएगा। अगर आप किसी और कोई मटेरियल रेफर कर रहे हो, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक बार पूरे मॉड्यूल को फिनिश कर लो, ये 700 पेज का मॉड्यूल है और सिर्फ मैथ्स है इसमें, ये आप फिनिश कर लो एंड देन यू आर फ्री टू यूज वट एवर मटीरियल यू वांट। जब तक ये अपना पूरा फिनिश नहीं हो जाता, अपने को कोई और मटेरियल रेफर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसी से पढ़ा रहा हूं और इसी से आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो विदाउट यूजिंग एनी अदर बुक। क्यों? क्योंकि ये बनाया है इसी पर्पज से, आईसीआई वालों ने दिया है, ये किस पर्पज से दिया है? मैथ्स पढ़ने के लिए दिया है। इसमें हर वो चीज है, इसमें इतने क्वेश्चन है कि आप करते करते थक जाओगे, एक एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 200 200 250 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी है और सब कुछ है। मैं मॉड्यूल की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, हाँ नो डाउट इसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ एरर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इसका कंटेंट सफिशिएंट है, ठीक। तो आपको मल्टीपल बुक्स मैथ्स में इकट्ठी नहीं करना है, क्योंकि बाद में मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मैं मैथ्स में और क्या क्या खरीद लूं, कुछ भी नहीं खरीदना है। मैं अपने नोट्स तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही सही, और ये आईसीआई मॉड्यूल, दिस टू थिंग्स विल बी सफिशिएंट। चलो आगे बढ़े। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बिजनेस ये पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। पहले तो है बिजनेस मैथ्स 40 मार्क्स का, अभी अपन ने डिस्कस किया। अब उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है आगे समझते हैं। ये पार्ट भी है लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, मैं आपको चैप्टर भी बता ही देता हूँ, चलो चैप्टर आगे देखेंगे कि क्या है। और पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का। अब टोटल 18 चैप्टर्स है। ये 18 चैप्टर कैसे डिवाइडेड है तो देखना ध्यान से बेटा। ये जो पहला पार्ट है ना, पार्ट है बिजनेस मैथ्स, इसमें कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर, ठीक। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं 40 मार्क्स के, पार्ट बी में कितने? 4 चैप्टर्स, और पार्ट सी में कितने? 6 चैप्टर्स। इंडेक्स नंबर आपका आखिरी चैप्टर है, क्लियर। अब एक एक चैप्टर का अपन क्या देखने वाले हैं, आज शुरू के सेशन में ही पूरे फंडे क्लियर कर लेते हैं कि अपने को आपको पूरा एक बेसिक आउटलाइन मिल जाएगी कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब आपको आज ही समझ में आ जाएगा। बेटा पहले चैप्टर का नाम है रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम। ये मल्टीपल टॉपिक्स है, इसलिए इतना गंदा नाम है, मतलब इतना बड़ा नाम है, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये 4 to 9 और ये 6 क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शुरू क्लास में ही। 4 to पिछले मैंने क्या करा, मैंने पिछले 5 साल का इस चैप्टर का वेटेज निकाला। पिछले 5 साल के पेपर उठाए मैंने। कौन से पेपर उठाए? फाइनल एग्जाम के पेपर, पिछले 5 साल के। और मैंने 5 साल के पेपर में ये देखा कि इस चैप्टर से मिनिमम कितने नंबर का आया है, तो आंसर आया 4। और फिर मैंने देखा कि पिछले 5 साल के पेपर्स में मैक्सिमम इस चैप्टर से कितने नंबर का आया है, तो आंसर इज 9। तो ये 4 to 9 का क्या मतलब हुआ कि पिछले 5 साल में इस चैप्टर से मिनिमम कितने मार्क्स का आया? 4, मैक्सिमम कितने का आया? 9, और 2023 में कितने नंबर का आएगा तो वो वहां लिखा है मैंने 6। दैट इज माई प्रिडिक्शन। कैसे है प्रिडिक्शन? वो आप 4 to 9 के बीच का देखोगे तो ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप ऐसा सोच सकते, मतलब आप जब ये ईयर वाइज देखोगे ना कि 2017 में कितने नंबर का आया था, 18 में कितने का आया था, 19 में कितने का आया था, तो यू विल रियलाइज कि 6 इज द नंबर विच इज रिपीटिंग मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। क्योंकि साल में मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, तो अपने पास 5 साल में कितने पेपर हो गए? ऑन एन एवरेज 10 पेपर मिनिमम। अब मैंने 10 पेपर में जब देखा तो ये 6 ही एक सा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर से अपन कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज, 6 मार्क्स एक चैप्टर से, इस चैप्टर पहले चैप्टर से अपने को मिलेंगे। क्लियर है बेटा? अब मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? तो 9, मिनिमम 4।
क्योंकि जो पिछले 5 साल का पैटर्न है ऑलमोस्ट वही रिपीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ आउट ऑफ बिल्कुल नया ही हो जाए, इस चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो यही होगा कि 9 से 7-8 नंबर, पर 6 इज द मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। आप पिछले साल के 10 साल के मतलब 10 पेपर्स आप एनालिसिस करोगे तो यू विल रियलाइज कि आप भी 6, आपको लगेगा कि 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? चलो अब मुझे दूसरे में समझाने की जरूरत है कि क्या है? नहीं, 3 to 6। और इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी एग्जाम जब आप दे रहे होगे तो सेकंड चैप्टर से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फंडा क्लियर है? चलो आगे बढ़े बेटा। अब चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, इससे कई बार 0 क्वेश्चंस आए हैं और कई बार मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल में। तो मैं क्या बोलूं कि इससे एक ही क्वेश्चन आएगा। सर आप ये शुरू क्लास में ही क्यों बता रहे हो, ये तो एग्जाम के टाइम की चीज है। बेटा मैं शुरू क्लास में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि किस चैप्टर पे कितनी मेहनत करनी है। अब इस चैप्टर पे कोई बच्चा दिन भर पढ़े जा रहा है तो इससे 0 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम अभी तक 1 क्वेश्चन आया पिछले 5 साल में। तो आप इससे 1 से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जब ये 1 नंबर का आ रहा है तो मैं मेहनत भी इस पे 1 ही नंबर की करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ्स से थोड़ी पढ़ना है, मुझे बाकी के 3 सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, मुझे मैथ्स में ही थोड़ी पीएचडी करना है। हाँ ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स ही पढ़ना है, अगर मैथ्स ही पढ़ना होता तो मैं इसको भी बड़े बहुत लंबे टाइम तक पढ़ता, बट नहीं, मुझे 3 सब्जेक्ट और भी पढ़ना है, इसलिए आपको नंबर्स के हिसाब से मेहनत करनी है। फंडा क्लियर? चलो आगे बढ़े बेटा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर मैथमेटिक्स। मैक्सिमम इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और मिनिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आए। बहुत ज्यादा वेरिएशन है। 2 नंबर के क्वेश्चन कब आए थे? 2017 में, वो भी मैंने स्पेसिफाई किया है। 2017 में इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे जनरली, और मैक्सिमम इससे 14 नंबर के क्वेश्चन आए थे पिछले साल। ठीक, जनरली इस चैप्टर से 10-11 नंबर के क्वेश्चन इजीली आते हैं। इस बार आप 12 नंबर इसी चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चैप्टर से 12 नंबर, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, पता है ना? 40 मार्क्स पासिंग है 100 में से, और 12 मार्क्स एक ही चैप्टर से मिल जाएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना अच्छा चैप्टर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वैसे हाँ, ये मैक्सिमम मिनिमम तो समझ में आई गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th-12th ग्रेड का टॉपिक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं समझाऊंगा इसे, इसमें कोई इशू नहीं है ना? मतलब यहाँ आप जो अगर आप यहाँ बैठे हो और आपको पहले से आता है नहीं आता है, डजंट इवन मैटर, क्योंकि हम वैसे भी इसको इतना स्क्रैच से पढ़ेंगे कि नहीं भी आता होगा तो आपको आ जाएगा। चलो, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4 नंबर के क्वेश्चन। सेट्स, फंक्शन, रिलेशन, ये भी 11th-12th क्लास का टॉपिक है। चैप्टर 6 भी 11th-12th क्लास का टॉपिक है। दोनों से ये 4 नंबर और 3 नंबर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। बेटा ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है ना? ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। पहली चीज, इससे सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज कि इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना? इसमें पढ़ना पड़ता है थोड़ा। ये चैप्टर थोड़ा सा डिमांडिंग है, मतलब जितने मार्क्स ये दे रहा है ना, मेहनत ये इससे ज्यादा ही लेता है। 4 नंबर का चैप्टर है बट मेहनत ये 8 नंबर की लेता है। सो ऑन एनीवे विल बी एबल टू डू इट, नथिंग टू वरी अबाउट। आई डू हैव माय ओन टेक्निक्स। एनीवे, ये एलआर की बात करें बेटा तो एलआर में 4 चैप्टर है, हर चैप्टर 5 नंबर का है। क्या सर ये फिक्स वेटेज है? क्या एलआर में हर चैप्टर से 5 नंबर का ही आता है? नहीं, इसमें भी वेरिएशन होता है। इसमें कभी जैसे चैप्टर 9 से 6 मार्क्स का आ गया, चैप्टर 10 से 4 का आ गया, बट वो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने वो रेंज वगैरह कुछ नहीं लिखा कि इतने से इतना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 4 ही चैप्टर और 4 चैप्टर से 20 नंबर का आना ही आना है। वो 21 का भी नहीं दे सकते और 19 का भी नहीं दे सकते, तो फिर तो बेस्ट बेट तो ये होगी कि 5-5-5 दे दें। बट जनरली वो ऐसा करते नहीं है, जनरली वो ऐसा करते हैं 6-4-6-4 ऐसा कुछ कर लेते हैं, है ना? पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 4-6-4-6 का ही वेरिएशन है, इसलिए मैंने इसको 5-5-5 लिख दिया। ये सबसे सेफेस्ट चैप्टर्स हैं। ये आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीख लोगे। 7th क्लास के स्टूडेंट को ये चैप्टर सिखाए जा सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। ये इतने आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बेटा जो पहला चैप्टर है ना, नंबर सीरीज इतना आसान चैप्टर है कि उसमें आपको नंबर की सीरीज रहेगी, ऑड नंबर पता करना है। समझ गए? जैसे सारे इवन नंबर लिख दिए और एक ऑड नंबर लिख दिया और वो लिटरली ऑड बन गया, उसको पिक करना है, ऐसा कुछ। नंबर सीरीज में नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें से सारे किसी के स्क्वायर हैं, जैसे 4, 16, 36, ऐसे सब किसी के स्क्वायर है। एक नंबर ऐसा होगा जो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो वो ऑड बन जाएगा। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो ये बड़ा आसान चैप्टर है। 5 नंबर मैं तो फ्री के मानता हूँ, थोड़ी मेहनत भी कर ली तो 5 नंबर इजीली आ जाएंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वो राम घर से निकला, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर कहाँ पहुंचा, वो घर से किस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ, वो पता करना है। तो ये भी बड़ा आसान चैप्टर है ना? ये इन चैप्टर को आपको एक बार देख के ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप बुक खोलोगे और ये चैप्टर का कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं और कुछ करूँ ना करूँ, ये तो कर ही लूंगी।
वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। सीटिंग अरेंजमेंट भी बड़ा आसान है कि एक लाइन में लाइक 4 लोग बैठे हैं और उसमें से ये मिडिल में ये बैठा है और लेफ्ट में उसके ये बैठा है, राइट में बैठा है, तो बताओ कि फर्स्ट से थर्ड नंबर पे कौन बैठा है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, है ना। तो ये भी आसान है, हो जाएंगे, बड़ा इजी है मतलब। और ब्लड रिलेशन तो बहुत ही ईजी है, इसको तो मैं मतलब नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी कर लोगे, है ना, कि हिज मदर्स फादर सिस्टर्स उसके क्या लगेगी, वो वाले इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये भी बड़ा आसान है, ये 4 चैप्टर तो मतलब इतने आसान है कि कोई भी कर सकता है। तो 20 नंबर तो मैं हर बच्चा जो इन चैप्टर्स को एक बार भी पढ़ लेगा वो 20 में से 17-18 नंबर आराम से ले आएगा। डन, थोड़ा अच्छा लग रहा है अब सुन के? ठीक है, देखो थोड़ा अच्छा इसलिए लगना चाहिए कि बेटा 20 नंबर तो यहाँ से आ गए, 20 में से 18 तो आराम से आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 7th क्लास के बच्चे को सिखाया जा सकता है। 7th क्लास का अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट हो उसको इस चैप्टर के लेक्चर दिखा देना जो आपको फास्ट के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, और फिर उससे क्वेश्चन कराना हो, 20 में से 18 वो मिल जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है ना। तो ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी पार्ट है, ये ईजी दिया ही इसलिए कि उनको पता है कि थोड़ा कॉमर्स वाले बच्चों को कॉन्फिडेंट फील कराएं मैथ्स में, इसका रीजन यही है। ठीक है, तो 20 नंबर तो यहाँ से आ गए, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कितने आ गए? 12। कितने हो गए? 32। कितने चैप्टर पढ़े मैंने? 5। 4 और 1 5, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग पूरा पढ़ लिया और एक चैप्टर पढ़ लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टैट्स की। स्टैट्स में कितने नंबर? अब हाँ, स्टैट्स में एक और बहुत प्यारा चैप्टर है, चैप्टर 13। चैप्टर 13 से कितने नंबर के आते हैं? 8 नंबर के। तो 2023 में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन इससे आएंगे एक ही चैप्टर से। तो 32 और एक ये पढ़ लो, कितने हो गए? बस हो गया, है ना। अगला चैप्टर देखो, 14th चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कितने मार्क्स का है? एक चैप्टर 11 नंबर का है। चलो और आगे बढ़ाऊं। चैप्टर 15 5 मार्क्स का, चैप्टर 16 फिर 5 मार्क्स का, और चैप्टर 17 6 मार्क्स, चैप्टर 18 5 मार्क्स। तो स्टैट्स में ध्यान रखना कि शुरू के जो 2 चैप्टर है 13 14 ये 10-10 नंबर तक के आ सकते हैं, बाकी के सारे चैप्टर 5-5 नंबर के आएंगे। ठीक, तो सेफेस्ट बेट ये है कि अगर मान लो किसी बच्चे को शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन भी करनी होती है, वैसे अपने को तो नहीं करना है, अपने पास तो इनफ टाइम है, बट अगर किसी बच्चे को शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो उसने 2 चैप्टर ये पढ़ लिए, कितने हो गए? जोड़ो इसको, 19 मार्क्स, 11 + 8 19, और एक चैप्टर पढ़ लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कितने हो गए? ये कहां गया टाइम वैल्यू? ये रहा, 12 नंबर, 31 हो गए। कितने और चाहिए? 9 मार्क्स, 31 हो गए। 3 चैप्टर पढ़े, 18 चैप्टर है मेरे, मैंने 15 छोड़ दिए। कितने हैं? 18 चैप्टर है, मैंने सिर्फ 3 ही पढ़े, और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 31। और मैं अगर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के जाता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। 3 चैप्टर और लॉजिकल रीजनिंग अगर मैं पढ़ के चल गया तो मैं पास हो जाऊंगा। सर ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास ही हो जाना, सिर्फ मैं बस ये बता रहा हूं कि इतना आसान है पास होना। फाउंडेशन में पास होना लिटरली इतना आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये शुरू दिन ही अगर आपने फंडा समझ लिया ना कि पिछले 5 साल का क्या वेटेज रहा, उसमें से इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये फंडा अगर आपने शुरू दिन ही समझ लिया तो एक बेसिक कॉन्फिडेंस तो आपका शुरू क्लास में ही आ जाएगा कि हाँ चलो अब कर लेंगे, अपने को पता है कि कैसे करना है। एटलीस्ट आवर फंडामेंटल्स आर क्लियर। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हर चैप्टर पे उतनी मेहनत कर रहे हैं जैसा, है ना, क्योंकि हर चैप्टर इक्वल नहीं है, हर चैप्टर से इक्वल मार्क्स के नहीं आते, तो हमें थोड़ा सा वो वाली एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मैथ्स में पास होना लिटरली बहुत आसान है अगर आप ढंग से, आपको पता हो कि कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, उन चैप्टर पे अच्छे से फोकस करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करो। वैसे मैं तो करवाऊंगा इसे, आप भी अपनी तरफ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन चैप्टर्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करना जिनसे वेटेज ज्यादा मिल रहा है। सिंपल सी बात है। क्लियर? ठीक है, अब शुरू करें बेटा। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। अब आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया है पूरे मैथ्स का, कि मैथ्स का एक बेसिक आउटलाइन आपको मिल गई है। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, अब एक और क्वेश्चन कि मैथ्स में हाईएस्ट नंबर कितने लाए जा सकते हैं या कितना नॉर्मल है। तो बेटा मैथ्स में आप मान के चलो आप 85 आ जाते हैं बच्चों के इजीली, है ना। मतलब बच्चा सिर्फ मैथ्स, मतलब मैथ्स भी पढ़ता है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ता है, मैथ्स पे अगर डिसेंट मेहनत करता है तो 85 इज डूएबल। क्या 100 डूएबल नहीं है? है डूएबल, बट वो कुछ ज्यादा ही डूएबल है ना। 85 इज अ गुड स्कोर। 85 आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने थोड़ी मतलब कंटिन्यूस मेहनत करी।
85 इज ऑल्सो वेरी इजीली अचीवेबल इन मैथमेटिक्स। कोई बहुत वो नहीं है कि 85 किसी के नहीं आए या आते नहीं है। 85, 87, 88 ये स्कोर दिख जाते हैं हर साल एक आध बच्चों के। ठीक, चलो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज नॉर्मल इन मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज नॉट। चलो, तो अब अपना हो गया है बेसिक पूरा क्लियर फंडा। अब अपन पहला चैप्टर शुरू करेंगे, रेशो। तो ये पहला चैप्टर है मैथ्स का, नाम है इसका रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। ये नाम बेसिकली, इस नाम में 4 टॉपिक छुपे हुए हैं। रेशो एक अलग टॉपिक है, प्रोपोर्शन एक अलग टॉपिक है, इंडिसेस एक अलग टॉपिक है, लॉगरिथम अलग टॉपिक है। ये 4 टॉपिक है पहले चैप्टर में। तो ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक, ये जो रेशो टॉपिक है बेटा, ये रेशो टॉपिक कौन सी ग्रेड का है? तो ये 7th 8th ग्रेड का टॉपिक है। इतना आसान है। वो चाहते हैं कि आपको मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ते टाइम ये लगेगा अच्छा इतना आसान है ना? तो ये 7th 8th ग्रेड का टॉपिक है रेशो। तो आपको लिटरली आज की क्लास में ऐसा लगेगा कि सर कुछ ज्यादा ही आसान है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे पता चलेगा, अभी शुरुआत है ना? चलो, तो रेशियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसका एक ओवरव्यू आपके सामने है। एंड नोट्स के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बता नहीं पाया, मैं बता देता हूँ। नोट्स, पॉइंट नंबर 1, ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है और जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिखूंगा, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू, है ना? ये जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन में फैसिलिटी है कि मैं यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालूंगा। ये लिखा हुआ है ना, इनवाइट पीपल टू नोटबुक। इस इनवाइट पीपल टू नोटबुक में आपकी मैं मेल आईडी डालूंगा। यही वाला ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर लोगे। जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो आपके फोन में भी एक्सेस रहेगा उसका। तो पहली चीज की नोट्स का अपने को टेंशन नहीं लेना कि सर मेरा आज का मिस हो गया, मेरी 2 लाइन मिस हो गई तो मैं उससे ले लूँ, ये ले लूँ। वो सब बच्चों वाले काम है, 11 12 तक चलते थे, अब नहीं चलेंगे। अब आपको इसकी कॉपी आपके फोन में मिल जाएगी रोज की रोज। मैं एक लाइन भी यहाँ खींचूंगा तो वो ऑटोमेटिक आपके उसमें साइमल्टेनियसली अपडेट होगी, है ना? ये वन नोट बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। मतलब मैं अगर एक लाइन भी यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, तो वो आपके फोन में साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे अपडेट हो जाएगी लाइव। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो आपको रोज के नोट्स आपके फोन में मिल जाएंगे। अब क्लासरूम में क्या करना है वो भी समझ लो। क्लासरूम में एक तो मैं आपको ये नोट्स शेयर करूंगा रोज के क्या एक बार शेयर कर दूंगा तो वो हमेशा अपने आप शेयर होते रहेंगे। जब तक अपनी नवंबर तक की क्लासेस चलेगी ना, तब तक के रोज के नोट्स अपने आप आपके फोन में शो होंगे। फंडा क्लियर? सेकंड चीज, एक तो नोट्स यहां से मैं दूंगा, सेकंड चीज मैं आपको एक प्रिंटेड मटेरियल दूंगा जो हम क्लासरूम में यूज करेंगे। वो प्रिंटेड मटेरियल आईसीआई के मटेरियल से कैसे डिफरेंट है वो भी मैं समझा देता हूँ। एक तो आईसीआई से आपको बुक्स मिलेगी, वो बुक्स थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं जो आपको दूंगा और उसमें सोल्यूशंस भी नहीं है। आईसीआई का जो मटेरियल मिलेगा ना, उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे अपना 12th में एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस है, पर उनका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। मैं जो आपको बुकलेट दूंगा उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो पहला फायदा कि आईसीआई में सोल्यूशन नहीं है, जो मैं बुकलेट दूंगा उसमें आपको आईसीआई के क्वेश्चंस का सोल्यूशंस भी मिल जाएगा। तो इन केस आपको कोई सोल्यूशन रेफर करना है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो मैं बुकलेट प्रोवाइड करूंगा उससे आप इजीली कर पाओगे। ठीक, सेकंड एडवांटेज कि वो थोड़ा सा उसको इस ऑर्डर में जो मैं आपको बुकलेट प्रोवाइड करूंगा वो पूरी आईसीआई मॉड्यूल पे ही बेस्ड है। आईसीआई मॉड्यूल की कॉपी है, मैं तो ऐसा भी कहने को तैयार हूं। बस ये है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वही है, जो अननेसेसरी स्टफ था वो मैंने उसमें से रिमूव कर दिया। क्लियर है? तो नोट्स में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मैं सॉल्यूशंस के लिए प्रिंटेड मटेरियल दूंगा, रोज के क्लासरूम के नोट शेयर होंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, सारे। अगर किसी एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है तो 50 ही हम, जैसे 12th में क्या होता है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 10 टीचर कराता है, 40 होमवर्क मिलते हैं है ना? 12th में ही होता है ना, 10 टीचर कराता है, 40 होमवर्क दे देता है, बोले बेटा घर से कर लेना, कल लेके आना, परसों लेके आना, फिर अपन ले जाते नहीं है, वो बात अलग है। तो यहाँ ऐसा काम ही नहीं है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, अगर किसी एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 हम क्लास में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास टाइम है, तो 50 के 50 अपन क्लास में करेंगे। तो होमवर्क वाला तो कोई इशू आना नहीं है। हाँ, ये है कि हर एक एक्सरसाइज में बेटा एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक मॉड्यूल का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ये रहा, ये मेरे पास पूरा 700 पेज का मॉड्यूल है। अब इसमें मैं ना एक चैप्टर खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये पहला चैप्टर है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये चैप्टर नंबर 1 है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। चैप्टर 1 में जैसे अभी ये चैप्टर 1 चल रहा है, इसमें ये एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 1A। देखो 1A, हाँ 1 ही है ना, 1A। अब इस एक्सरसाइज 1A में ध्यान से देखो बेटा, इस एक्सरसाइज 1A में कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। ऐसे 1A 1B ऐसे है मल्टीपल एक्सरसाइजेस। तो 1A में 25 क्वेश्चन अपन 25 के 25 क्लासरूम में करेंगे। ठीक, अब
ऐसे 1b भी होगी, 1c भी होगी, 1d भी होगी, वो सब ठीक है। आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, क्या आ गया, 1c आ गई, और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं तो 1 कहाँ गई, ये लॉगरिथम, लॉगरिथम के बाद में 1d होगी, हाँ ये रहा 1d। तो 4 तो एक्सरसाइज हो गई। अब 1d में कितने क्वेश्चन है, ये देखो, पहली बात तो जितनी 4 एक्सरसाइजेज हैं, चारों में जितने क्वेश्चन है सबके आंसर इसमें दिए हुए हैं, मतलब ABCD करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन अपन यहां से देख सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। जो मैं इस चैप्टर का आइडिया दे रहा हूँ ना, हर चैप्टर में लगभग वैसा ही कुछ है। तो 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में 100 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन अपन क्लासरूम में करेंगे, 100 के 100 क्लासरूम में। अब बचेगा क्या आपके लिए, क्या बचेगा आपके लिए, बचेगा बेटा एडिशनल क्वेश्चन बैंक। हर चैप्टर के एंड में एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक दी हुई है। क्यों दी हुई है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें कितने क्वेश्चन है देखते हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ क्या क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था ना मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है, मॉड्यूल के अलावा किसी बुक को रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बोला था कि 100 क्वेश्चन तो अपन ने एक्सरसाइज के कर लिया। अब एक्सरसाइज के अगर 100 क्वेश्चन कर लिए, 4 अलग अलग एक्सरसाइज, मतलब अपने को इस चैप्टर का सब कुछ आ गया। अब बचा गया प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है, कूद कूद के प्रैक्टिस करो। 97 क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 97 क्वेश्चंस के वो ABCD वाले सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप अपना आंसर भी जो भी घर पे सॉल्व करोगे, आंसर तो चेक कर ही सकते हो। अगर A इसमें दिया और A आपका भी आ रहा है, मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्कल बनाना है, मेरे पास ले आना, मैं कर दूंगा, मतलब मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। फंडा क्लियर है। तो हर चैप्टर में मैं आज ही की क्लास में सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। इस चैप्टर में, हर चैप्टर में यही करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, अनटिल और अनलेस की कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे चैप्टर नंबर 3, वो 0 to 1 वाला, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, 0 to 1 वाला है ना। तो ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें करने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज हम सब में करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन हर चैप्टर में आपका होमवर्क रहेगा। एडिशनल क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर में लाइक 250 एडिशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, 250 क्वेश्चंस एडिशनल्स हर, मतलब किसी किसी चैप्टर में। वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए। घर पे प्रैक्टिस करो, जो नहीं बन रहा है उसको सर्कल बना के ले आओ, अपन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज, जो मैं आपको बुकलेट दूंगा ना, उस बुकलेट में हर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो दैट वॉन्ट बी इशू, आप घर पे भी सॉल्व करते हो तो आप उससे अपना आंसर और सॉल्यूशन दोनों चेक कर सकते हो। डन, चलो बहुत बढ़िया। तो अपने को ये भी आइडिया लग गया कि पढ़ना कैसे है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लासरूम में करना है, एडिशनल क्वेश्चंस घर पे करना है प्रैक्टिस के लिए। बहुत बढ़िया। एडिशनल क्वेश्चन में जो नहीं बनेगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो ये है मैथ्स के मॉड्यूल की कहानी। हर चैप्टर ऐसा ही है, हर चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चन है, हर चैप्टर में एक्सरसाइजेस है। चलो अब अपन वापस आ जाते हैं रेशो पे। रेशो पे बेसिकली हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनवर्स रेशो, टाइप्स ऑफ रेशो और रेशो, ठीक है। अब रेशो की बात करें तो ये रेशो की एक गंदी सी डेफिनेशन दी हुई है बुक वाली, जो अपने को पढ़नी नहीं है ना। एक चीज ध्यान रखना मैथ्स में, इसमें हर चैप्टर में हर चीज की डेफिनेशन दी हुई है। अब ये रेशियो की डेफिनेशन दी हुई है, और रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। कुछ समझ में आया, मेरे को तो नहीं आया आपको पता नहीं। तो ये बुक में हर चीज की डेफिनेशन दी हुई है, और अपने को वो ना तो मेमोराइज करना है, ना अपने को वो पढ़ना है कि भाई मेरे को बाय हार्ट पता होना चाहिए कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है। क्यों, क्योंकि मैथ्स में किसी भी चैप्टर में ऐसा आता ही नहीं है कि उसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ, या इसकी डेफिनेशन इनमें से कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिए, ऐसा होगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए अपने को कॉन्सेप्ट चाहिए, थ्योरी मिनिमम पढ़ना है। थ्योरी कहां पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स, जहां थ्योरी पढ़ना है, बाकी किसी चैप्टर में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ना तो अपने को आपको कोई डेफिनेशंस बाय हार्ट करना है, अगर कोई करनी होगी तो मैं बता दूंगा, और मैं बताऊंगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं कुछ ऐसा बाय हार्ट करने वाला, है ना। तो मैथ्स में एक चीज ध्यान रखना बेटा कि गलत चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना अपने को डेफिनेशन रटना है, ना डेफिनेशन समझना है। अपने को बस ये पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है, और वो तो मैं बताऊंगा ही सही, उसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। तो मैं जो बताऊंगा वही आपके लिए सफिशिएंट है, ये डेफिनेशंस आपके कोई काम की एज सच नहीं है। ये कब काम की होती, अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव होता और उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते कि प्लीज डिफाइन द डेफिनेशन, लाइक प्लीज डिफाइन द रेशियो।
और प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज रेशो। ऐसे क्वेश्चन अगर आते और अपने को उस पर 4 लाइनें लिखनी होती तो फिर अपन इसको रट लेते कि रेशो इज कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ दिस एंड दैट। ऐसा करना ही नहीं है। आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आते हैं, कहां गए? हाँ, ये सिंप्लीफाई द रेशो, सारे न्यूमेरिकली आएंगे। एक आध थ्योरेटिकल आ भी गया तो वो ऐसी थ्योरी नहीं आएगी। देखो, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटेसेडेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज व्हाट। ऐसा क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल ऑप्शन है, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, मैथ्स में किसी भी चीज की डेफिनेशन पढ़ना नहीं है, मेमोराइज तो बिल्कुल भी नहीं करना। पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है, इससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए कुछ। बाय लाइन मुझे डेफिनेशन पता ही नहीं होनी चाहिए। अगर बाय लाइन आपको बुक की डेफिनेशन पता है मतलब आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो टाइम लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट उनमें लगाना। लॉ में आपको बहुत सारी चीजें वो है ना मेमोराइज करनी पड़ेगी कि वो सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन क्या होता है। लॉ वो तो ये मेमोराइज करने वाला काम पूरा लॉ के लिए रख लो या इको के लिए रख लो। इको में भी है ना बहुत सारी थ्योरी है, इको में तो, इको तो थ्योरी है। चलो तो फाइनली रेशो स्टार्ट करते हैं। तो रेशो होता क्या है बेटा? रेशो का एक ही मतलब है अपने लिए, डिवीजन। क्या मतलब है बेटा? डिवीजन। रेशो कर रहा हूं मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैंने 4 को 5 से डिवाइड कर दिया, देखो मैंने लिखा 4/5, मतलब क्या कर रहा हूं मैं? 4 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, पता है ना? हाँ, तो कुछ भी डिविजिबल है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। अगर मेरे को हाथ से करना तो मैन्युअल कैलकुलेशन करनी होती तो मैं दिमाग लगाता। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। और कौन सा वाला अलाउड है? मैं आज कैलकुलेटर ही लाया हूँ क्या? हाँ, शायद मैं नहीं लाया बेटा, मेरा कैलकुलेटर क्लास में नीचे कैबिन में ही रह गया। कैलकुलेटर नॉर्मल वाला कैलकुलेटर मैं कल दिखाऊंगा आपको। एग्जाम में, फाउंडेशन के एग्जाम में अलाउड है। आप बिल्कुल ऐसे गले में लटका के लेके जा सकते हो, आपको रोकेंगे ही नहीं वो एग्जाम वाले। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज है। और क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो हमें कैलकुलेशन से डरना ही नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे 4/5 देख कर डर जाते हैं, बोले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये रियलिटी है बेटा। क्योंकि क्या है कि बहुत दिन से अपन मैथ्स नहीं करते ना, तो दिमाग में थोड़ी सी जंग लग जाती है। तो 4/5 देख के डर लगने लग जाता है कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल में क्या आंसर आएगा। तो काहे क्यों करना? कैलकुलेटर अलाउड है, नॉर्मल वाला इतना बड़ा वाला कैलकुलेटर अलाउड है, कूद कूद के कैलकुलेशन करना उस पर। ठीक, तो कैलकुलेशन की तो कोई टेंशन नहीं है, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अपने को आता है, कैलकुलेटर अपने पास है, अपन कर लेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। कितनी भी गंदी कैलकुलेशन होगी, लाखों में भी आंसर आएगा तो मेरे को थोड़ी करना है, कैलकुलेटर करेगा, क्या ही फर्क पड़ता है बस। चलो, तो 4/5 मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ये रेशो है। क्या है बेटा? रेशो का लिटरली मतलब होता है डिवाइड करना। कौन किसको डिवाइड करना? किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को। एक क्वांटिटी को तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, 4 को किससे डिवाइड करूंगा? मेरे को कितनी क्वांटिटी चाहिएगी? 2। तो मान लो मैंने 4 को 8 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया? 1/2। क्यों? क्योंकि वो 4 8 से कैंसिल हो जाता है ना? जरा अगर इसको डिटेल में ले जाए तो 4 8 को क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2 2 4 4 कैंसिल। क्लियर है? बचा क्या ऊपर? 1, नीचे कितना बचा? 2, तो 1/2। ये क्या है? ये रेशो है। बट क्या रेशो जैसा दिख रहा है? नहीं, ये तो डिवीजन जैसा दिख रहा है बेटा। इसी को रेशो में लिख सकते हैं 1:2। मतलब क्या समझ में आया कि डिवीजन की लाइन खींचूं या फिर मैं डॉट्स लगा दूं, दोनों सेम है। तो रेशो अपने लिए कोई नई चीज नहीं है, हम कब से करते आ रहे हैं, हमको डिवीजन करना आता है, डिवीजन ही रेशो है, बस सिंपल सी बात। तो मैंने लिखा 5:8। मेरा छोटा सा डाउट है, मेरा डाउट ये है कि मैं 5:8 लिखूं या 5/8 लिखूं, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। रेशो ही डिवीजन है, डिवीजन ही रेशो है। डन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि रेशो क्या होता है। अब रेशो की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, इससे ज्यादा रेशो नहीं समझना। हाँ चलो, अब रेशो की थोड़ी सी टर्मिनल देखो बेटा। रेशो में A:B लिखा मैंने, तो ये डिवीजन का साइन भी समझ लो यार, डॉट समझ लो, एक ही बात है, A:B। अब A को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज एंटेसिडेंट, लिखा है ना? A को क्या बोलते हैं? A को क्या बोलते हैं? एंटेसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंटेसिडेंट। कोई डाउट तो नहीं है? बी को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट। क्या लिखा हुआ है? ये रहा कॉन्सिक्वेंट। ये इसलिए चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि पेपर में ऐसा ही आता है। पेपर में वो ए भी नहीं बोलते, या पेपर में नहीं बोलते न्यूमरेटर लिखो डिनोमिनेटर लिखो। वैसे ए को और भी क्या बोला जा सकता है? न्यूमरेटर। ए को क्या बोल सकते हैं? और बी को डिनोमिनेटर। ये अपन यूजुअली करते ही है ना, ए को न्यूमरेटर, बी को डिनोमिनेटर। बट अब क्या बोलेंगे? ए को एंटेसिडेंट, बी को कॉन्सिक्वेंट, बस।
क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा ही ऐसा कि इफ द एंटेसिडेंट इज 5 फाइंड द कॉन्सिक्वेंट, तो वो एग्जाम में पूछेगा ही ऐसा। बच्चों को सब आता है पर ये नहीं आता कि एंटेसिडेंट बोलते किसको है, तो पता होना चाहिए। एंटेसिडेंट मतलब न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर। रेशियो की पहली टर्म को एंटेसिडेंट बोलते हैं, दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। डन, बढ़िया। या फिर पहली टर्म दूसरी टर्म, 5:6 में फर्स्ट टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज ऑलवेज 6। ओके, तो मैंने 3 तरीके सीख लिए रेशियो में कि किसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंटेसिडेंट कॉन्सिक्वेंट और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। चलो अब एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसको अपन समझते जाएंगे। हर जो भी टॉपिक्स हैं उनमें सब पॉइंट्स हैं और वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ो, बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं समझूंगा लोएस्ट टर्म। क्या समझूंगा बेटा? लोएस्ट टर्म। आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया लगी गया होगा, मैं समझा भी देता हूं। बेटा 5/10 लिखा मैंने, क्या ये रेशियो है? बिल्कुल है। अभी तो समझाया डिवीजन और रेशियो दोनों एक होते हैं, तो 5/10 क्या रेशियो है? हाँ है। क्या ये लोवेस्ट टर्म में है? नहीं है। लोवेस्ट टर्म का मतलब इसको कैंसिल किया जा सकता है क्या? हाँ, तो करो, और करने के बाद जो बचेगा वो लोवेस्ट टर्म बचेगा, बस। परफेक्ट। अब मैं क्या करूं, 10 को क्या लिख दूं? 5 × 2 5 5, कैंसिल। आंसर कितना बचा? 1/2। क्या 1/2 को और कैंसिल किया जा सकता है? नहीं, तो ये 1/2 क्या है? लोएस्ट टर्म। यूजुअली मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आए, आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। कोई भी अपन बाद में कैलकुलेशंस करेंगे ना, बाद में बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब बहुत सारे फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 4/5 × 7/16 × समथिंग समथिंग समथिंग। तो आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए कि उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लो। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लोएस्ट टर्म का मतलब 1/2 एंड समथिंग व्हिच कैन नॉट बी कैंसल एनी फर्दर। अब बात करते हैं, एक और पॉइंट क्या लिखा है इनने, इट कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। इसका क्या मतलब हुआ अपन समझते हैं। देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक रेशियो है 5/2, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। I can multiply any number, but whatever number I multiply, I have to multiply in the numerator as well as denominator. So I can write it as 15/6. Is that clear? ये लोएस्ट टर्म का उल्टा हो गया है ना, इसमें 3 कैंसिल कर देंगे तो लोएस्ट टर्म मतलब लोएस्ट टर्म अपन निकाल सकते हैं। चलो, तो समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। परफेक्ट। क्यों करूंगा नंबर से मल्टीप्लाई? आगे पता चलेगा। ऐसा करूंगा क्यों? आगे पता चलेगा। जैसे कभी कभी अपने को एलसीएम लेना होगा तो फिर अपन मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट को, है ना बेटा। 2/3, इसमें मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो भी ऊपर करूंगा वही नीचे करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा? 4 × 8 = 12। सर इसका पर्पस क्या है, क्यों सिखा रहे हो ऐसी बच्चों जैसी चीजें? बच्चों जैसी चीजें बेटा इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मान लो मेरे को बोल दिया किसी ने कि 5/2 + 7/6 का आंसर निकालो, इन दोनों को ऐड करो, या मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें ये कैलकुलेशन आ गई, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं छोटा बच्चा एलसीएम लेगा, मैं क्या करूंगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें नीचे भी जो अभी मैंने प्रॉपर्टी सीखी ना वो प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं समझे? तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 50, नीचे कितना आ जाएगा? 6 + 7/6, 6 कॉमन, और ये 15 + 7 22। और बहुत सारी फ्रैक्शंस होगी ना, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा दिमाग मैं ऐसा कोई नंबर सोचूंगा जो मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूं, सबके डिनोमिनेटर सेम बन जाए। वो इसेंशियली है तो एलसीएम ही है, बट एलसीएम थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, ये थोड़ा अब आपको थोड़ा सा अपडेट होना है। तो ये इन चीजों के लिए मैं वो सिखा रहा हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, इस पर्पज से अपन करते हैं। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े। अगला ये पूरा क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लोएस्ट टर्म में कोई डाउट नहीं, और मल्टीप्लाई करने में कोई डाउट नहीं। हाँ, एक और चीज है डिवाइड का भी वही फंडा है बेटा। डिवाइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10/20, अब मैं न्यूमरेटर को भी 10 से डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर को भी 10 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को दोनों को करना पड़ेगा। 10 को डिवाइड करूंगा तो 1, नीचे कितना आएगा? 2। तो वो इसेंशियली मैं 0 भी कैंसिल कर सकता था, पर फिर बताता कैसे डिवाइड वाला, इसलिए इतना लंबा किया। ठीक है, तो डिवाइड मतलब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी को भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि न्यूमरेटर को मैं 10 से डिवाइड कर दूं?
बट डिनोमिनेटर को मैं 20 से कर दूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मैथ्स मुझे ऐसा अलाउ करेगी? नहीं, जो भी ऊपर करूंगा वही नीचे करना है, बस इतना सा क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा, ये तो बड़ा इजी पॉइंट था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर किसी रेशियो का ऑर्डर है a is to b, तो कैन आई राइट इट एज b is to a? नो, सिंपल सा है। ऑर्डर रेशियो में मैटर करता है, जब नहीं करता होगा देखेंगे भाई, यहां तो करता है, ऑर्डर रेशियो में तो मैटर करता है। 4/5 कैन नेवर बी रिटन एज 5/4 until or unless your a and b both are 1 are same number, है ना। आप a is to b को b is to a नहीं लिख सकते। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। चलो, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अब ये सेम काइंड क्या है? देखो बेटा, मैं एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूं। मैं गया सुपरमार्केट में, और सुपरमार्केट से मैंने क्या खरीदा? क्या ही खरीदा होगा? फोन। फोन खरीद लेते हैं। नहीं यार, फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं, फोन कुछ ऐसा खरीदते हैं जो किलो में आता हो। क्या? राइस। चलो राइस, नाइस। मैंने राइस परचेज किए सुपरमार्केट जाके, ठीक है। तो राइस की ना मैंने लेट अस से कि मैंने 2 kg राइस परचेज किए। 2 kg राइस मुझे कितने के पड़े? 100 रुपए के, ठीक है। और मुझे पता करना है कि आई वॉन्ट टू बाय लाइक 3 kg राइस, हाउ मच इट विल कॉस्ट? x रुपीज। आई डोंट नो हाउ मच इट विल कॉस्ट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा ना, यहाँ मैं रेशियो का यूज कर सकता हूँ। किसका यूज कर सकता हूँ बेटा? रेशियो का। कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज है उनका रेशियो ले लूंगा, तो 2/3 आ जाएगा। वो केजी केजी कैंसिल हो गया, राइस राइस, बचा क्या? 2/3। इधर कितना बचा? बताओ, किसी बच्चे को डाउट है क्या? कोई नहीं है। ये तो वैसे दिख रहा है कि कितने का होगा, बट मैं समझा रहा हूँ कि रेशियो की यूटिलिटी क्या है, यूज कैसे करना है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 किलो राइस कितने के हैं? 100 रुपए के हैं। 3 किलो राइस कितने के? मुझे नहीं पता, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया? x लिख दिया। अब मैं रेशियो का यूज कैसे करूंगा? तो बेटा इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करूंगा, उधर वाली दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करूंगा। अब वो 2/3 हो गया, 100/x हो गया। क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ से है ना, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल लूंगा। तो बेटा x का मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में। क्यों? क्योंकि क्रिस क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 2, और ये 300 के साथ चले जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, कोई बताएगा क्या? 3 इंटू 100 कितना होता है? 300। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 300/2 विच इज 150। सर मेरे को तो पहले से ही पता था। हाँ, मुझे भी पता था कि अगर 2 किलो 100 रुपए के आते हैं तो 3 किलो 150 के आएंगे। बट हम क्या समझ रहे हैं कि रेशियो को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। तो अब रेशियो का यूज करके मैंने 150 निकाल दिया। बट सर रेशियो थोड़ी, मैं तो समझा रहा हूँ काइंड क्या होता है। ये काइंड के लिए इतनी स्टोरी सुनाई मैंने। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने 2 किलो के राइस की मतलब राइस का प्राइसेस का कंपेयर करके मैंने अननोन प्राइस पता कर ली। अगर मैं यहाँ पे 2 kg राइस की प्राइस 100 रुपीज है, और मुझे पता करना है 3 kg शुगर की प्राइस। किसकी? मेरे पास 2 किलो राइस की प्राइस है 100 रुपीज, और मेरे को 3 किलो शुगर की प्राइस चाहिए। क्या ये रेशियो ऐसे करके ऐसे निकाला जा सकता है? नहीं। तो यही है सेम काइंड। ये दोनों चीजें सेम काइंड की नहीं है, इसलिए इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता। वही तो ये भी कह रहा है, यही कह रहा है ना वो, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ। अब आया है समझ में? सेम काइंड का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे भी राइस तो मैं इनका रेशियो लेके क्वांटिटीज का कैलकुलेशन करके प्राइस निकाल सकता हूं। बट अगर ये दोनों सेम काइंड की नहीं है, एक राइस है और एक शुगर है, तो मैं इनका रेशियो नहीं ले सकता। तो रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इज दैट क्लियर? चलो अब अगला भी इसी में समझा देता हूं। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। पहली चीज तो शुगर को चेंज करते हैं, ये गलत हो गया है ना। शुगर तो लिखना ही नहीं अपने को, राइस लिखना है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन वो एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। राइस समझ में आया ना यहाँ तक? अब इसमें ऐसा बोला है कि जो जिन जिन क्वांटिटीज के बीच में रेशियो निकालना है, इट शुड बी इन द सेम यूनिट्स। क्या मतलब हुआ बेटा? यहाँ पे ये राइस कितने हैं? केजी में, और यहाँ पे भी राइस कितने में होने चाहिए? केजी में। अगर यहाँ राइस केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो आंसर गलत आएगा। ये आप ट्राई कर सकते हो, है ना। अगर आपने जैसे 2 किलो राइस की कीमत है 100 रुपए, और यहाँ 3 ग्राम राइस की कीमत पता करना है, 3 ग्राम्स, तो ऑब्वियसली बात है 150 रुपीज तो नहीं आएगी, बहुत कम प्राइस आएगी।
नहीं आएगी, 3 ये 150 थोड़ी आएगा, तो गलत हो गया ना। कैसे गलत हो गया? क्योंकि मैंने 3 ग्राम्स लिख दिया। तो यूनिट सेम होनी चाहिए रेशियो में। बड़ा बेसिक फंडामेंटल है, पर क्लियर होना चाहिए। तो ये है ना, अभी तो सब समझ में आ रहा है, अभी तो लग रहा है कि बड़ा ऑब्वियस है सर, और ये तो बहुत ऑब्वियस बात है सर। पर जब थोड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस में इन चीजों का ध्यान रखना कि यूनिट सेम है कि नहीं है, सेम काइंड है कि नहीं है, सेम काइंड की चीजों को कंपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अभी तो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्यों ही पढ़ा रहे हो, क्यों क्यों ही टाइम लगा रहे हो इनमें, ये तो बड़ी ऑब्वियस चीजें हैं, ये तो मेरे को जन्म से आती है, मतलब बाय बर्थ आती है, ऐसा लगता है। बट नहीं, क्वेश्चंस में जब अपने को अप्लाई करना है तब ध्यान रखना है। क्वांटिटीज टू, ये तो हो गया ना, सेम यूनिट वाला हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। उस क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है पहले, टू कंप्यूट द टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। ये ना, ये इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ताकि इस पॉइंट को इस क्वेश्चन के थ्रू में समझा पाऊं, है ना। तो आप इसमें अपन क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले तो ये फ्रैक्शंस को एक जैसी बनानी है अपने को। ये आपको फ्रैक्शन दिख रही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 1/3, ये देखो बेटा मेरे लाल 2 1/3 और ये 3 1/3, ये फ्रैक्शंस है। क्या ये अच्छी फ्रैक्शंस है? नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। क्या इसको अपने को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, मैं 2 1/3 लिख रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन, इज इट इक्वल टू 2 + 1/3? इज इट इक्वल टू 2 + 1/3? यस, एब्सोल्युटली यस। करके देखो। आपको बचपन में वो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया था, क्या करते हैं, 3 2 6 + 1 7/3, इसको करो, ऐड करो, तो दोनों सेम है ना, बीच में प्लस का साइन नहीं लगाते, बस गायब कर देते हैं उसको। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना कि मैं अगर ऐसा लिखूं वैसा लिखूं, एक ही बात है। चलो, सो मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 2 6 6 + 1 7/3, और एक और वाली कौन सी है, 3 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 + 1/3 विच इज इक्वल्स टू 10/3। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। अभी 3.6, तो मेरी एक फ्रैक्शन कौन सी आ गई बेटा, ये 7/3 इज टू 10/3। इस टू का क्या मतलब होता है, डिवीजन। तो क्या मैं इसको पहली फ्रैक्शन को, ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैं पहली फ्रैक्शन को ऐसा लिख सकता हूं, 7/3 डिवाइडेड बाय 10/3? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, तो मेरी पहली फ्रैक्शन क्या बन गई, 7/10। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 7:10? मैं लिख सकता हूं। चलो बहुत बढ़िया, अभी इसको यहीं तक रखते हैं 7/10। अब दूसरी फ्रैक्शन पे काम करते हैं, 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8। कोई डाउट? क्या मैं डेसिमल उड़ा सकता हूं दोनों के, डेसिमल डेसिमल दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये डेसिमल इस डेसिमल को कैंसिल कर देगा, बहुत बढ़िया। तो मैं ना इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 36/48, या किसी से कैंसिल हो रहा है, क्या है, 12 से, 12 से कैंसिल हो रहा है ना, वेरी गुड बेटा। 12 3 12 4 सो 3/4, वेरी गुड। पहली फ्रैक्शन कौन सी है, पहली फ्रैक्शन कौन सी है, सिंप्लीफाई करने के बाद, और सेकंड फ्रैक्शन कौन सी है, 3/4। अब पता क्या करना है, विच रेशियो इज ग्रेटर, कैसे करूंगा, देखो मेरे पास क्या है, एग्जाम में क्या अलाउड है, कैलकुलेटर। तो मैं कैलकुलेटर पे क्या टाइप करूंगा, 7/10 0.7, और मैं क्या टाइप करूंगा, 3/4। क्या दोनों नंबर्स आ जाएंगे, क्या उनको मैं देख के बता पाऊंगा कौन बड़ा कौन छोटा है, खत्म। नहीं समझ में आया? इसके और भी तरीके हैं, मैं सिखा सकता हूं, बट इजीएस्ट तरीका क्या है कि कैलकुलेटर है मेरे पास, और 7/10 में तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 0.7, 3/4 निकाल लिया, दोनों में से जो ग्रेटर है वो बता दिया, है ना आसान। बस, और भी तरीके हैं क्या, और भी तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, डिनोमिनेटर सेम बना लो। कैसे बनाओगे वो, इसको भी 40 कर लो, उसको भी 40 कर लो, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो क्या मैं सॉल्व करने बैठूंगा, क्या मैं 3/4, या मतलब जिससे 3/4 तो इजी है, बट कोई और बड़ी फ्रैक्शन होती तो क्या डिवाइड करूंगा, नहीं, इतना टाइम नहीं है। क्या करेंगे, इसको मैं 40 बना लेता हूं, कैसे करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं क्या बना दूंगा, जल्दी बोलो ना यार, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 28/40, और ये कितना हो जाएगा, 30/40। कौन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। तो 30/40 बड़ा है, हाँ, 30/40 कहां से आया, 3.6 और 4.8 से आया, तो ये बड़ा है, मतलब हाँ, तो ये बड़ी है। तो पूछ क्या रहा है वो, विच वन इज ग्रेटर, तो क्या लिखूंगा बेटा, 3.6 इज टू 4.8 इज ग्रेटर। आई होप कि मैं आपको समझा पाया
कि मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, कहाँ ये रहा 7/10, और वहां दिखेगा 3/4। इजियर तरीका कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे मैंने टाइप किया, दोनों का आंसर आ गया। मतलब मैं मान लेता हूं कि ये 7/27 है और वो 5/26 है, तो दोनों थोड़े से अलग अलग है ना। तो ऐसे को तो अपन सॉल्व तो करेंगे नहीं। अब मैं 7/27 को सॉल्व करके डेसिमल में आंसर तो नहीं निकालूंगा। हाँ, until or unless मेरे को मैथ्स में और कोई क्वेश्चन नहीं आता, पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, तो फिर मैं आराम से कैलकुलेट करूंगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग का आंसर निकालूंगा। बट अगर मेरे को पेपर में और भी क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मैं उन पे ध्यान देना है, तो मैं कैलकुलेटर से निकाल लूंगा दोनों, जो बड़ा होगा वो बड़ा है, तो छोटा है वो छोटा है। और ये दूसरा तरीका है। चलो, किसी को कोई डाउट? बेटा किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, अभी तो बेसिक चीज चल रही है, अभी डाउट नहीं आएंगे। चलो अगला पॉइंट कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ लो, एक बार पॉइंट पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, प्लीज रीड इट आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या है। Ronak, wait, नहीं. The fraction by which the original quantity is to be multiplied to get a new quantity is called factor multiplying ratio. Definition तो अपने को किसी चीज की आनी ही नहीं चाहिए, अपने को समझ में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अभी तक अपने सिर्फ समझा है सारे पॉइंट्स को, कि नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें समझना है। मैथ्स में सिर्फ समझ काम आएगी क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट आता है, न्यूमेरिकल तब नहीं बनेंगे जब आपको ये पॉइंट एज इट इज याद है, पर समझ नहीं है इसकी, तो नहीं बनेंगे, है ना। तो अपना फोकस तो है ही नहीं, अपना फोकस है कि अपने को समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कॉपी किया है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलो अब समझते हैं इस चीज को। रौनक वेज 56.7 kgs इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रौनक वेज 56.7 reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight। क्या पता करना है? न्यू वेट। पहले वेट इतना था, अब वेट कितना हो गया वो पता करना है। गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई करो फिर समझते हैं। गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलो आई कुड हैव गिवन यू मोर टाइम, बट नेक्स्ट सेशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो आई विल डू दिस क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन में आई विल गिव यू इनफ टाइम, सो बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द नेक्स्ट सेशन। अब रौनक का वेट जो है ना वो 56.7 है, तो ये अभी का वेट है कि पुराना वेट है? लाइक न्यू वेट पता करना है, तो ये ओल्ड वेट हो गया बाय डिफॉल्ट। इसमें लिखा है ना कि फाइंड हिज न्यू वेट, तो ये कौन सा वेट है फिर? ओल्ड वेट। तो मैंने लिख दिया ओल्ड वेट। ओल्ड वेट कितना लिखूं? न्यू वेट कितना लिखूं बेटा? x। और ये इनका वेट का रेशो कितना है? 7/6। अब बच्चे को एक ही कंफ्यूजन आता है, इतना तो हर कोई बच्चा लिख लेगा, ओल्ड वेट न्यू वेट 7:6। बच्चे को एक ही कंफ्यूजन आता है कि जो 7/6 है ना, ये न्यू बाय ओल्ड दिया है या ओल्ड बाय न्यू दिया है? सोचो। ओल्ड बाय न्यू दिया है ना 7/6। सोचो 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 सोचो। सबको लग रहा है ओल्ड बाय न्यू, लाइक इक्वी वोकली आप सब एग्री कर रहे हो ओल्ड बाय न्यू। मैं एग्री नहीं करता इस बात से, बट आप बोल ही रहे हो, सब बोल रहे हो, तो मैं दिखा देता हूं, देखना। आपने क्या बोला सर? ओल्ड बाय न्यू। तो ये क्या हो गया? 56 पॉइंट बाय एक्स। देखो बेटा, मैं एग्री क्यों नहीं करने का बोल रहा था, मतलब जो आप बोल रहे हो वो लॉजिकली करेक्ट है, पर मैं एग्री इसलिए नहीं करने का बोल रहा था कि हमेशा इसमें एक लॉजिक लगाना, वो मैं अभी समझाऊंगा कि क्या लॉजिक पे इसको टेस्ट करना है, ठीक है।
सिंपल सा लॉजिक है बेटा। कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी रेशो को, अच्छा पहले आप लॉजिक किस लॉजिक से कनेक्ट कर रहे थे? क्वेश्चन, दो बच्चे इस चीज को दो तरीके से इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये ओल्ड बाय न्यू है, ठीक है, ये लॉजिक मतलब ये लॉजिकली करेक्ट है, पर मैं आपको एग्री इसलिए नहीं मना करने का मना कर रहा हूं, आप जो बोल रहे हो वो लॉजिकली करेक्ट है, पर समझना इस चीज को, बच्चा इस क्वेश्चन को देख के इस लॉजिक पे कि ये ओल्ड बाय न्यू दिया हुआ है, ऐसा कैसे बता रहे हो आप? क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हो क्या? तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ के मत बताना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं होता कि जो रेशो दिया हुआ है वो किसका किससे रेशो है। क्वेश्चन में अगर कोई रेशो दिया है तो क्वेश्चन में कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं होता कि जो रेशो दिया है वो ओल्ड बाय न्यू है या न्यू बाय, क्या क्वेश्चन में कहीं भी क्लियरली मेंशन है? पढ़ो इस क्वेश्चन को। रोनक वेज दिस, द रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशो दिस, फाइंड हिज न्यू वेट। तो आप किस लॉजिक से इसको ऐसा बोल रहे हो? लॉजिक कौन बताएगा? आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है लॉजिकली, पर लॉजिक कौन बताएगा? नहीं, हाँ मतलब वो ठीक है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक बेटा इसका ये है, इस रेशो को मैं इक्वल के किसके इक्वल लिखूं? 7/6 के। लॉजिक ये है बेटा कि ओल्ड वेट नए वेट से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? ये क्वेश्चन में बोला है कि वो रिड्यूस कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा जी कि अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो उसके सामने वाला रेशो वाला नंबर भी स्मॉलर होना चाहिए। ये लॉजिक है, इस लॉजिक से हमेशा अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन में क्या रेशो दिया है डजंट मैटर, क्वेश्चन से नहीं समझेंगे कि कौन मतलब ये ओल्ड बाय न्यू है, न्यू बाय ओल्ड है, ये आगे के लिए समझा रहा हूं, आगे भी इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम कैसे समझेंगे? हमेशा ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई यहां अपने को एक जगह का तो पता ही होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो बड़े के सामने हमेशा कौन सा नंबर आना चाहिए? बड़ा नंबर। बस इतना सा मेरे को लॉजिक समझ में आ गया ना, तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा पूरे मॉड्यूल का। लॉजिक समझ लो बस, क्या बड़े के सामने कौन सा नंबर आना चाहिए? बड़ा, और छोटे के सामने छोटा। तो ये x मेरे को मालूम है कि छोटा है, तो इसके सामने छोटा नंबर आ रहा है ना 6, और ये 56.7 बड़ा नंबर है क्योंकि अभी ओल्ड वेट ज्यादा है, तो वो x 7 बड़ा नंबर है। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है इसके करेक्ट होने का। क्लियर है ना बेटा? बस अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? किसी ने किया क्या? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यहां से लिख दूंगा 7x कितना आएगा? 56.7 इंटू 6, और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, किसी ने कर लिया? क्या बताया बेटा आपने? 48.6, इट सीम्स राइट। और किसी का आ रहा है 48.6? ऐसी कैलकुलेशन का मैन्युअली करेंगे सॉल्व? नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम कितना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और उसको पढ़ने में समझने, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में कितनी देर लगेगी? 20 सेकंड। तो बचे कितने इफेक्टिवली? 52 सेकंड्स। तो 52 सेकंड्स में मैं ये वाला डिवीजन अगर मैं करने लग गया तो फिर अगले क्वेश्चन छोड़ना पड़ेंगे, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। कैलकुलेटर डे 1 से ही यूज करना है, मैं आज आपको बता दूंगा एंड ऑफ द सेशन कि कौन सा कैलकुलेटर खरीदना है। सारे बच्चे एक ही कैलकुलेटर खरीदना। उसका रीजन ये है कि वो एक तो आजकल कैलकुलेटर मार्केट में बहुत टाइप के आते हैं, बहुत टाइप के आते हैं, मतलब एक कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे आते हैं जिनमें एक्स्ट्रा कीज आती है, वो एक्स्ट्रा कीज वाले कैलकुलेटर वो अलाउ नहीं करते, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि आजकल कैलकुलेटर इतने स्मार्ट आने लग गए हैं कि उसमें आप घर से पूरे क्वेश्चन सेव करके ले जा सकते हो और वहां जाके वापस उसको रिकॉल कर सकते हो। तो ऐसे कैलकुलेटर वो अलाउ नहीं करते जिसमें चीजें सेव हो जाती हो। मेमोरी बेस्ड कैलकुलेटर वो अलाउ नहीं करते, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर अलाउ करते हैं। ठीक, कैलकुलेटर कल से आप चाहें तो कल से ही लेके आ जाओ, जितना जल्दी ले आओगे उतनी जल्दी आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन सा लाना है वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब वो नॉर्मल कीज वाला मैं आपको एक बार क्लास में बता दूंगा कि ये वाला कैलकुलेटर परचेस करना है। साउंड्स गुड? परफेक्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया? 48.6 आंसर जस्टिफाइड है? हाँ जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ही रिड्यूसेस हिज वेट, तो अभी इसी बात रिड्यूस करेगा तो कुछ कम ही आना चाहिए, 56.7 से कम ही आ रहा है। फंडा क्लियर? ओल्ड बाय न्यू, ये अपने को एग्जाम में कोई क्वेश्चन में कोई भी रेशो दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे कि वो ओल्ड बाय न्यू है या न्यू बाय ओल्ड है? आगे आने वाले क्वेश्चंस में बस बड़े के सामने बड़ी वाली वैल्यू होनी चाहिए और छोटे के सामने छोटी वाली वैल्यू होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में 7/6 नहीं होता ना और 6/7 भी होता तो क्या मैं यहाँ 6/7 लिखता? नहीं, मैं उसको उल्टा कर देता। कैसे कर देता? क्योंकि मेरे को लॉजिक पता है, मेरे को क्वेश्चन में देखना ही नहीं है कि क्या रेशो दिया हुआ है, मेरे को मेरे लॉजिक से चलना है। मेरा लॉजिक क्या कहता है? बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में आएगा, आने वाले क्वेश्चन में 7/6 देगा, 6/7 भी देगा आपको और पूछेगा यही, तो आपको खुद से उल्टा करके लिखना पड़ेगा।
एनी डाउट? बहुत बढ़िया. सो बेटा आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करेंगे बिकॉज नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट सून. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके.